नमस्कार साथियों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्री हब के डिजिटल ई प्लेटफॉर्म पर। कैसे हो सारे? बढ़िया होंगे। तो जैसे कि भूचाल टेस्ट सीरीज का आपको पता है, पहला टेस्ट बहुत ही बढ़िया हुआ था और जो दूसरा टेस्ट है वो भी आपका पूरा हो गया है, जिसका वीडियो सोल्यूशन अपन लोग बात करेंगे राजस्थान जीके के प्रश्नों के ऊपर। तो राजस्थान जीके के प्रश्न है, बारी बारी से एक एक करके अपन लोग बात करेंगे भाई कौन से प्रश्न क्या व्याख्या रहेगी और साथ में आप अपने आंसर मिला लेना। तो देखिए, राजस्थान जीके के अंदर जो सबसे पहला प्रश्न है जो राजस्थान कल्चर से, मैं से करूंगा भाई कौन सा प्रश्न है, कौन से सब्जेक्ट से और कौन से टॉपिक से, ये साथ में बोलता रहूंगा। अगर किसी को थोड़ा सा मतलब डीपली अगर देख रहा हूँ भाई कौन से टॉपिक में से कितने प्रश्न आ रहे तो वो भी अपना साथ में अगर आइडिया लगाना चाहे तो साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको भी मैंने बताया कि जो पहला प्रश्न है वो आपका कौन सा है, जो बिलों का प्रसिद्ध लोकगीत है जिसे स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाते हैं तो वह क्या कहलाता है। तो बिल्लों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री व पुरुष साथ मिलकर गाती है तो वह क्या कहलाता है, वह कहलाता है हमसिडो। याद रखिएगा, स्त्री और पुरुष साथ मिलकर गाती है यानी कि दोनों गाते हैं तो वह कौन सा गीत हो जाएगा, कपल गीत हो जाएगा। मतलब हमसिडो गीत है वह कौन गाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर गाते हैं। अब एक बात याद रखिएगा साथियों, जो सुवटिया गीत है, सुवटिया गीत क्या होता है, ये भीलों का ये गीत है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, भीलों के अंदर जो भील महिला होती है वह अपने प्रियतम अपने पति की याद में क्या होती है, जो उसका पति होता है वह प्रदेश में गया हुआ होता है, उसको संदेश पहुंचाने के लिए कौन सा गीत गाती है, सुवटिया गीत गाती है। वर्तमान में तो प्रदेश गया हुआ पति होता है तो उसको याद करने के लिए क्या है, अलग अलग प्रकार के प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आप साइलेंट मैसेज कर देते हो, हेलो गुड्डू कैसे हो, लेकिन पहले के टाइम में क्या करते थे, पहले के टाइम में गीत गाकर अपना जो संदेश होता था, अपनी फीलिंग होती थी वो पहुंचाते थे। और जो जोरावा गीत है वह कहाँ पर गाया जाता है मित्रों, वह गाया जाता है जैसलमेर के अंदर। और जो सुपना गीत होता है इसके अंदर क्या होता है, किसी महिलाओं को सुपना आता रहता है और सुपने के अंदर अपने प्रीतम की याद आती है तो वह कौन सा होता है, सुपना गीत होता है। तो ये इस प्रकार से आपका तो ये प्रश्न थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हमसिलो गीत है वह बिलों के अंदर स्त्री और पुरुष से दोनों मिलकर गाते हैं। अगला देखिए, अगला है ये भी राजस्थान कल्चर से और जो रीति जो जनजाति है उनमें से प्रश्न है। इसके अंदर देखिए क्या दे रखा है आपको, छेड़ा फाड़ना प्रथा। कौन सी प्रथा है, छेड़ा फाड़ना प्रथा। छेड़ा फाड़ना प्रथा है वह किस जनजाति से संबंधित हो जाएगी। छेड़ा फाड़ना प्रथा याद रखिएगा यह कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो यह संबंध हो जाएगा भील जनजाति से। इसमें क्या होता है, इसके अंदर कोई मान लीजिए भील पुरुष और भील महिला के अंदर मान लीजिए किसी कारणवश झगड़ा हो गया और उनके अंदर तलाक की स्थिति पैदा होगी, तो उसके अंदर महिला को क्या करता है, वो पुरुष एक पानी का घड़ा होता है वो भरकर उसको सर के ऊपर चका देता है और चकाने के बाद में क्या करता है, जो उसका चुन्नी का पल्लू होता है वह फाड़ कर क्या होता है उसको भेज देता है, कि उसके बाद में दोनों का संबंध क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। उसके बाद में कहते हैं कि जो महिला होती है उसके सर के ऊपर जो भरा हुआ मटका होता है उसको गांव के अंदर जब गांव के बाहर जा रही होती है तो कोई सामने से उसको पुरुष मिल जाए और उसका जो भरा हुआ मटका होता है वह उसको उतार दे तो उसके बाद में उसके साथ में उसका विवाह हो जाता है। यानी कि भील जो पुरुष है अपनी महिला से पीछा छुड़ाने के लिए कौन सी प्रथा है, छेड़ा फाड़ना प्रथा। यानी कि क्या है, एक तलाक की प्रथा होती है, छेड़ा फाड़ना प्रथा जो भीलों के अंदर प्रचलित है। अगला देखिए, अगला है ये राजस्थान इतिहास के अंदर जो राजस्थान की सभ्यताएं उनमें से प्रश्न है। आपके सिलेबस में दो सभ्यताएं दे रखी है, कालीबंगा और आहड़, ये विशेषता दे रखी है। ठीक है, वैसे तो पढ़नी तो आपको सारी है। तो सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो आहड़ सभ्यता इसके बारे में आपको चार कथन दे रखे, आपको देखना होगा कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन कौन सा है, यह ताम्रयुगीन सभ्यता है। बिल्कुल ताम्रयुगीन सभ्यता कौन सी है, आहड़ सभ्यता है। आहड़ सभ्यता आहड़ नदी के किनारे है, ये भी बात है। आयड नदी का दूसरा नाम क्या है, बेड़स नदी है। जब उद्गम होता है तो उस स्थान पर इसका नाम आयड होता है, उदय सागर झील में गिरने के बाद में इसका नाम क्या हो जाता है, बेड़स हो जाता है। यहाँ सर्वप्रथम उत्खनन कार्य अक्षय कीर्ति व्यास के नेतृत्व में हुआ था, ये भी बात सही है। जो आहड़ सभ्यता है यह ताम्रयुगीन सभ्यता है, आयड नदी या बेड़स नदी के किनारे स्थित है। इसका सर्वप्रथम जो उत्खनन है, ठीक है, खुदाई का कार्य वह अक्षय कीर्ति व्यास जी के नेतृत्व के अंदर हुआ था। यानी कि उपयुक्त सभी चारों के चारों कथन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपका ये चौथा ऑप्शन सही रहेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है ये राजस्थान कल्चर से और ये प्रश्न है राजस्थान के मेले और त्योहार से। तो वर्तमान में 2019 के पश्चात राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है, तो इसके अंदर ध्यान रखिएगा आपसे कौन सा मेला पूछ रखा है, पशु मेला पूछ रखा है, न कि आपसे धार्मिक मेला पूछ रखा है। तो अब देखिए राजस्थान के अंदर आपको ये चार मेले दे रखे हैं, जिसमें से सबसे पहला मेला कौन सा है, वीर तेजाजी पशु मेला। वीर तेजाजी पशु मेला ये परबतसर नागौर में बढ़ता है। याद रखना 2019 से पहले राजस्थान का सबसे बड़ा आय की दृष्टि से कौन सा मेला था,
ये वीर तेजा जी का पशु मेला था। मल्लीनाथ पशु मेला ये राजस्थान का क्या कहलाता है, सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है, जो तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर लूनी नदी के किनारे बढ़ता है। ये राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला कहलाता है। और जो ये जसवंत पशु मेला है, जसवंत पशु मेला क्या है, वर्तमान के अंदर राजस्थान में आय की दृष्टि से या फिर राजस्व की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या कहलाता है, पशु मेला कहलाता है, जिसका आयोजन कहां पर होता है, भरतपुर में। और जो ये गोमती सागर पशु मेला है, ये कहां पर आयोजित होता है, यह झालावाड़ में। और याद रखना, झालावाड़ कौन से प्रदेश में आता है, हाड़ौती के पठार में आता है। तो आपसे पूछे कि हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा जो पशु मेला है कौन सा है, तो वो याद रखना कौन सा हो जाएगा, गोमती सागर पशु मेला है, यह हाड़ौती के पठार का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है। तो 4 ऑप्शन बता दिए। वीर तेजा जी का मेला 2019 से पहले सबसे बड़ा था। मल्लीनाथ जी का राजस्थान में सबसे प्राचीन पशु मेला है। जसवंत पशु मेला राजस्व या आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है वर्तमान में। गोमती सागर मेला ये हाड़ौती के प्रदेश का सबसे बड़ा क्या कहलाता है, मेला, जो झालापाटन झालावाड़ में आयोजित होता है। और झालापाटन राजस्थान में घंटियों का शहर कहलाता है। ठीक है भाई गुरुजी, अगला बताइए। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान के भूगोल से संबंधित है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रम है। तो आपको इसके अंदर जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और जो पूर्व से पश्चिम है, ये तो कुछ और बन गया। ठीक है, राजस्थान का एक रफली मैप बनाते हैं। ठीक है, इसके अंदर देखिए, इसके अंदर देखिए, जो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम, तो राजस्थान का उत्तर से दक्षिण के अंदर विस्तार कितना है, 826 किलोमीटर है। और राजस्थान का जो पूर्व से पश्चिम के अंदर जो विस्तार है वह कितना है, 869, यानी कि इतने किलोमीटर हो जाएगा। आपसे कई बार मान ली विकिरण के अंदर पूछते तो नहीं है, पर याद रखने के लिए याद रखना, जो इस प्रकार का जो विकिरण है उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम, तो यहाँ पर हो जाएगी 750 किलोमीटर लंबाई। और जो उत्तर पश्चिम से लेकर दक्षिण पूर्व, इस विकिरण की लंबाई हो जाएगी 850 किलोमीटर। लेकिन आपको इसमें क्या पूछ रखा है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम में विस्तार। तो पहले उत्तर से दक्षिण दे रखा है, तो 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण के अंदर, और पूर्व पश्चिम में कितना हो जाएगा, 869 हो जाएगा। तो यानी कि इसका तीसरा आंसर सही है। राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो भारत के 10.41% पर फैला हुआ है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कहलाता है। तो इस प्रकार से इसका सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है ये कल्चर से रिलेटिव प्रश्न, सेनानी ग्रंथ के रचयिता कौन थे। तो ये भाषा व साहित्य टॉपिक से है। सेनानी एक ग्रंथ है, उसके रचयिता कौन कहलाते हैं, तो सेनानी ग्रंथ के रचयिता याद रखिएगा मेघराज मुकुल कहलाते हैं। मेघराज मुकुल आपको पता होगा मेवाड़ के एक महाराणा थे जिनका नाम था राज सिंह। इनके समकालीन एक शासक था दिल्ली का जिसका नाम था औरंगजेब। औरंगजेब के विरुद्ध क्या होते हैं, औरंगजेब इनके ऊपर से अपना सैनिकों को भेजता है सैन्य अभियान के लिए। फिर महाराणा राज सिंह इनका एक सेनापति था जिसका नाम था रतन सिंह चुंडावत। रतन सिंह चुंडावत के नेतृत्व में क्या होता है, औरंगजेब के सामने सेना लेकर भेजते हैं। अब रतन सिंह चुंडावत जो इनका सेनापति था महाराणा राज सिंह का, इसका क्या हो रखा था, नया नया विवाह हो रखा था। और नया नया विवाह होने के बाद में आपको पता है मित्रों, जो व्यक्ति होता है वह घर से बाहर बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है, वो अभी मेरा जो विवाह है वो हुआ नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं बता सकता। तो जो रतन सिंह चुंडावत है वो क्या होता है, वो वह इसका सेनापति था। तो सेनापति था तो उसको क्या होता है, वह युद्ध करने के लिए मतलब स्टार्ट होती है, उसके अंदर वह टाइम पर नहीं जा रहा होता है। तो उसकी जो रानी थी जिसका नाम था हाड़ी रानी सहल कंवर, तो हाड़ी रानी सहल कंवर क्या करती है, उसको कई देर तक तो देखती है, उसके बाद वो कभी इसको इंस्टा पर मैसेज कर देता है, कभी व्हाट्सएप पर कर देता है। हाड़ी रानी सहल कंवर ने सोचा यार ये ऐसे तो जाएगा नहीं, तो उसके बाद में लास्ट में उसने क्या किया, मेरे को तू रानी क्या दे, एक निशानी दे। ठीक है, मेरे को तेरी याद आएगी युद्ध के अंदर, तो मैं तेरी जो फोटो है वो, मेरा फोन तो डिस्चार्ज हो गया है, तो इसलिए मैं तेरी निशानी देख कर क्या करूंगा, युद्ध करूंगा। तो फिर क्या होता है, निशानी मांगने के अंदर, निशानी मांगने पर जो है हाड़ी रानी सहल कंवर है वह अपना क्षत्रिय वो क्या करती है, अपना सर काट कर थाली के अंदर लाती है और लाने के बाद में उसको दे देती है। ठीक है, उसके जो सैनिक थे वो दे देते हैं। तो इसलिए मेघराज मुकुल ने लिखा था कि चुंडावत मांगे सेनानी सिर काट दियो छत्रानी। तो ऐसी जो वीर रस की एक कविता है जो मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी थी, सेनानी ग्रंथ, उसके रचयिता कौन है, मेघराज मुकुल हो जाएंगे। अगला देखिए भाई, अगला है राजस्थान, ये भूगोल से भी राजस्थान की जो जलवायु टॉपिक है वहां से हो जाएगा। राजस्थान में पूर्वइया का संबंध है। अब देखिए राजस्थान के अंदर जैसे ये अपन भारत का मैप बनाते हैं, इस भारत के अंदर, ठीक है, इस भारत में आपको, ठीक है, इस भारत में याद रखिएगा इधर वाली साइड में अरब सागर, इधर वाली साइड में बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर कौन सा महासागर है, हिंद महासागर है। भारत के अंदर जो दक्षिण पश्चिम में
क्या होता है, मानसून आता है। दक्षिण पश्चिम की दो शाखाएं, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक कौन सी है, बंगाल की खाड़ी शाखा। इस प्रकार से याद रखना, राजस्थान के अंदर भी कितनी शाखाएं आती है, एक तो अरब सागरीय शाखा से वर्षा होती है, एक बंगाल की खाड़ी शाखा से भी वर्षा होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा वर्षा 90% वर्षा तो किससे होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से, और 10% वर्षा किससे होती है, अरब सागरीय शाखा से। अब ये क्या होता है, अरब सागरीय मानसून राजस्थान में सबसे पहले प्रवेश कर जाता है लगभग 15 जून के आसपास में। बांसवाड़ा जिला राजस्थान के अंदर मानसून का प्रवेश द्वार कहलाता है, और ये राजस्थान की 10% वर्षा करते हुए अरावली के समांतर आगे चला जाता है। लेकिन जो ये बंगाल की खाड़ी की शाखा का जो मानसून है, ये इधर वाली साइड के अंदर आपको पता होगा, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है वह कौन सा है, माथिनराम या फिर चेरापूंजी है, जो गारो खासी जयंतिया मिकी रेंगमा की जो पहाड़ियां पड़ती है मेघालय के अंदर, तो वहां पर ये वर्षा करता हुआ फिर इधर क्या आता है, ये राजमहल की पहाड़ियां झारखंड में करता है, फिर इधर ये बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश से होते कहां पर आता है, राजस्थान के अंदर हाड़ौती के पठार से प्रवेश करता है और झालावाड़ साइड में अंदर वर्षा करता है। तो राजस्थान के अंदर याद रखिएगा, ये बंगाल की खाड़ी का मानसून है, ये इधर पूर्व से आने के कारण जो मानसूनी हवाएं होती है, तो ये क्या कहलाती है, पूर्वइया कहलाती है। और 1857 की क्रांति के टाइम में आपको पता होगा कुछ सैनिक है वो इधर इधर बिहारवीरा साइड से आए थे, तो यानी कि पूर्व दिशा से आए थे, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, पूर्वीय सैनिक बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखना पूर्व से आने के कारण इनको पूर्वीय बोला जाता है। तो राजस्थान में जो पूर्वइया का संबंध है, तो पूर्वइया का संबंध किससे हो जाएगा, पूर्व से आने वाली जो हवाएं होती है मानसूनी हवाएं, वो क्या कहलाती है, पूर्वइया कहलाती है। ठीक है, तो ये मैंने सारी आपको रामकथा बता दी, क्लियर होगी। अगला देखिए भाई, निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए, यानी कि 3 कथन तो क्या है, सत्य है, और एक कथन क्या है, 3 कथन सत्य है, 1 कथन असत्य है। तो ये लोक देवता टॉपिक है। पाबूजी राठौड़ के बारे में प्रश्न है कि पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था, केसर काल में। बिल्कुल, पाबूजी की फॉर्च्यूनर कौन सी थी, केसर काल में थी। अगला है पाबूजी का प्रतीक चिन्ह है, तो पाबूजी महाराज है, पाबूजी महाराज का प्रतीक चिन्ह होता है अश्वारोही प्रतिमा, हाथ में भाला लिए हुए, दाईं ओर उनकी पाग है वो या फिर पगड़ी है वह झुकी हुई है। तो ऐसी जो प्रतिमा है वो किन की होती है, पाबूजी राठौड़ की होती है। यानी कि पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भी क्या है, सही है। पाबूजी को ऊंटों के देवता के रूप में पाबूजी को पूजा जाता है, बिल्कुल ये सही बात है। राजस्थान के अंदर सबसे पहले ऊंट लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, पाबूजी महाराज को जाता है, जो सिंध क्षेत्र से क्या लेकर आए थे, ऊंट लेकर आए थे। और ऊंटों के अंदर एक रोग होता है जिसे बोलते हैं सर्रा रोग। सर्रा रोग के अंदर क्या होता है, 2 ही उपचार है उसके। एक तो आप जो जिंदा कोबरा होता है उसको आप ऊंट के गले के अंदर डाल दीजिए, उसके बाद उसको चबाने से क्या होता है, जो ये ऊंट होता है वो सही हो जाता है। या फिर आप डॉक्टर पाबूजी के पास में लेकर आइए, इसकी ओपीडी देखेंगे पाबूजी, फिर देखकर बताएंगे भी ऊंट को किस प्रकार से सही करना है, इसको कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, पैरासीटामोल देनी है या फिर अलग देनी है। तो पाबूजी राठौड़ की जो फड़ है उसका वाचन करने से क्या होता है, ऊंट के अंदर जो सर्रा रोग है वो सही हो जाता है। तो ये भी कथन सही है। पाबूजी को राम का अवतार नहीं माना जाता है, पाबूजी को किसका माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। तो इसलिए असत्य कथन है, चौथा हो जाएगा। पाबूजी को राम का नहीं माना जाता है, पाबूजी को लक्ष्मण का माना जाता है। नेक्स्ट देखिए भैया, अगला प्रश्न कौन सा है, तो अगला प्रश्न है मक्का राजस्थान के मुख्यतः कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है। ये राजस्थान के अंदर जो कृषि व फसलें उससे टॉपिक है, जलवायु राजस्थान भूगोल के अंदर मक्का फसल के बारे में पूछा है। तो याद रखिए, जैसे आपसे फसलों के बारे में पूछ ले भाई, मूंगफली राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पर होती है, जो जीरा फसल है वो कहां पर होती है, या फिर आपसे पूछ ले इस भूगोल कहां पर होती है। तो हर एक फसल का क्या एक अलग अलग क्षेत्र है। उसी प्रकार जो मक्का फसल है ये एक मुख्य फसल है, तो इसका एक क्षेत्र है। मक्का फसल की विशेषता होती है कि यह लाल मिट्टी में होती है, और लाल मिट्टी राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश में पाई जाती है, अरावली के अंदर पाई जाती है। अब अरावली का राजस्थान में 7 जिलों में विस्तार है, और राजस्थान में सबसे ज्यादा विस्तार कौन से जिले के अंदर है, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर है वह राजस्थान के कौन से भाग के अंदर आता है, वह दक्षिण भाग के अंदर आता है। इसलिए जो मक्का है, मक्का राजस्थान के कौन से भाग में उत्पादित किया जाता है, तो वह दक्षिण पश्चिम नहीं होगा, उत्तरी नहीं होगा और उत्तर पश्चिम नहीं होगा, तो वह दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी जिलों के अंदर हो जाएगा। ठीक है, विश्व के अंदर सबसे ज्यादा मक्का है वह कहां पर होता है, अमेरिका के अंदर, और राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा कहां पर होता है, उदयपुर में। इसलिए इसका क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये दक्षिण एवं दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है चित्तौड़गढ़ में राणा शाका का प्रथम शासक कौन था। याद रखना, चित्तौड़गढ़ बोल दीजिए, या फिर ये मेवाड़ का जो गोहिल वंश है इसके बारे में पूछा है। मेवाड़ के अंदर जो गोहिल वंश था, इसमें क्या है, जो मुनोतनैन से उनके अनुसार मेवाड़ के गोहिलों की कुल 24 संख्या बताई गई है, लेकिन अपने को 2 शाखाओं से मतलब है। एक मेवाड़ का शासक है जिसका नाम है रण सिंह, ये महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा आप समझ लेना। रण सिंह, इस रण सिंह के क्या थे, मुख्यतः 2 बेटे थे। वैसे पहले के राजाओं के बहुत सारी रानियां हुआ करती थी और बहुत सारे पुत्र हुआ करते थे, लेकिन इसके मुख्य रूप से 2 पुत्र थे। एक का नाम था सेम सिंह, ठीक है, एक का नाम था सेम सिंह, और एक ये दूसरा बेटा था ये राहत। ठीक है,
इस रण सिंह की 2 बेटे थे, सेम सिंह और राहप। ये दोनों आगे जाकर क्या करते हैं, अलग अलग शाखाओं की स्थापना करते हैं। सेम सिंह ने कौन सी शाखा चलाई थी, रावल शाखा चलाई थी, इसलिए रावल शाखा के संस्थापक कौन कहलाते हैं, रावल सेम सिंह कहलाते हैं। और जो राहप है इसने क्या किया था, इसने राणा शाखा इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। लेकिन जो रावल शाखा है, रावल शाखा का स्थापना करने वाला भी सेम सिंह था, और प्रथम शासक भी कौन था, प्रथम किंग भी कौन था, सेम सिंह था। और अंतिम शासक रावल शाखा का वह कौन था, रावल रतन सिंह था। उसके बारे में आपने पढ़ा है, औरंगजेब ने कौन था, अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया था रानी पद्मिनी के लिए। तो रावल शाखा का प्रथम शासक था सेम सिंह, अंतिम शासक था रावल रतन सिंह। रावल शाखा की स्थापना भी किसने की थी, सेम सिंह ने। लेकिन याद रखना, जो राणा शाखा है या फिर जो महाराणा शाखा है, राणा या फिर महाराणा शाखा की जो स्थापना की थी वो तो किसने की थी, राहप ने की थी। लेकिन राणा शाखा को जो बनने वाला पहला किंग होता है, वह पहला राजा कौन बनता है, राणा हमीर बनता है। राणा हमीर बनता है, जिसको मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है। याद रखना, मेवाड़ के उद्धारक 2 व्यक्तियों को कहा जाता है, एक तो राणा हमीर को भी कहा जाता है और एक भामाशाह को भी कहा जाता है, जिसने महाराणा प्रताप की क्या की थी, हल्दी घाटी युद्ध के बाद में सहायता की थी आर्थिक दृष्टि से। तो राणा हमीर है वो क्या कहलाते हैं, ये राणा शाखा के प्रथम किंग कहलाते हैं, प्रथम राजा कहलाते हैं। ये थोड़ा सा आप क्या कर लेना, याद रखना। इसका कौन सा शॉट ले लो, स्क्रीन शॉट ले लो। तो चित्तौड़गढ़ में राणा शाखा का प्रथम शासक कौन हो जाएगा, राणा हमीर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला है ये भूगोल से है। राजस्थान के अंदर जो कृषि और फसलें टॉपिक है वहां से, राई एवं सरसों में देश के कुल उत्पादन में राजस्थान का स्थान है। मतलब राजस्थान का इन फसलों में क्या पूछा गया, आपको स्थान पूछा है। तो याद रखना, राई और जो सरसों फसल है उसके अंदर राजस्थान का प्रथम स्थान है। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बताया था, जो सरसों के लिए जो सबसे बड़ा जो संस्थान है राजस्थान में, वो कहां पर बना हुआ है, सेवर भरतपुर के अंदर बना हुआ, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, वो सेवर भरतपुर में है। और सरसों राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है, उत्पादित होती है, इसलिए राजस्थान का कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। ठीक है गुरु जी, अगला बताइए। अगला कौन सा है, निम्नलिखित में से शेखावाटी प्रदेश की, निम्नलिखित में से शेखावाटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा निर्धारण करने वाली समवर्षा रेखा है। ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको सेंटीमीटर में नहीं पूछा गया है, मिलीमीटर में पूछा गया है। ठीक है, ये अभी लास्ट एक फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था, उसके अंदर एक प्रश्न पूछा गया था कि राजस्थान के अंदर अरावली और थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है। तो हमको पता है, हमने क्लासों के अंदर भी बहुत बार ये गीत गा रखा है कि 50 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है, अरावली और थार के मरुस्थल को अलग करती है। लेकिन एग्जामिनर ने क्या कर दिया, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए उसने सेंटीमीटर की जगह क्या दे दिया, मिलीमीटर दे दिया। और मिलीमीटर भी कितना, 50 की जगह उसने 50 सेमी की जगह उसने 500 मिलीमीटर दे दिया। ठीक है, तो अब याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं एक बारी। इसमें छोटा सा ये अपना प्यारा सा राजस्थान, इसमें थार का मरुस्थल है। थार का मरुस्थल राजस्थान के अंदर 12 जिलों में फैला हुआ है, जिसमें 40% जनसंख्या निवास करती है। ये आपको सारी राम कथा पता है। थार का मरुस्थल है वह 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो कहलाता है शुष्क मरुस्थल, एक कहलाता है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल को जो 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा है उसे बोलते हैं 25 सेमी वर्षा रेखा। कितनी सेमी, 25 सेमी वर्षा रेखा। 25 सेमी वर्षा रेखा क्या करती है, थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, 250 मिलीमीटर वर्षा रेखा, ये थार के मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है। ठीक है, और जो ये थार का मरुस्थल और अरावली, इसको 2 भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी होती है, 50 सेमी वर्षा रेखा या फिर 500 मिलीमीटर वर्षा रेखा। और प्रश्न में क्या पूछ रखा है, निम्नलिखित में से शेखावाटी प्रदेश की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है। अब आपको पता होना चाहिए, शेखावाटी प्रदेश है वह थार के मरुस्थल के शुष्क प्रदेश में आता है या फिर अर्ध शुष्क में। तो आपको अच्छी तरह से पता है, बाबू सर ने आपको बहुत बार ये बात बताई थी कि जो अर्ध शुष्क प्रदेश है, अर्ध शुष्क प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो घग्गर प्रदेश, एक शेखावाटी प्रदेश, एक नागौरी उच्च भूमि और एक गोडवाड़ प्रदेश। उसमें से जो शेखावाटी प्रदेश है उसके अंदर 3 जिले आते हैं मुख्य रूप से, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो ये तो किस में आ गया, अर्धशुष्क में। तो इसकी जो पश्चिमी सीमा है तो वह कौन सी वर्षा रेखा निर्धारित करती है, वह 25 सेमी वर्षा रेखा या फिर 250 मिलीमीटर। तो इसका कौन सा सही है, ये सी नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई गुरु जी, अगला बताइए। अगला भी बता देंगे, अगला कोई तोप थोड़ी है। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित राजस्थान में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं।
तो सिंधु घाटी सभ्यता की ये सीधा सा फैक्ट है, मैंने आपको बताया भी, आपकी इतिहास के अंदर जो सभ्यताएं दो दे रखी है मेनली, एक तो कालीबंगा सुपरवाइजर में और एक आहड़। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? एक तो अपनी कौन सी बंगा, कालीबंगा, और एक कौन सा मेल हो जाएगा? रंग मेल। ठीक है, तो याद रखना कालीबंगा और रंग मेल, कालीबंगा और रंग मेल जो सभ्यताएं हैं यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कालीबंगा के बारे में तो आपको डिटेल से बताया जाता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, यहाँ पर किसके प्रमाण प्राप्त हुए थे, तो एक बार इतना बहुत है। तो इसका 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला है, एक मिनट, ये लगता है थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है। 89 एक बार छोड़ दीजिए, 89 एक बार छोड़ दीजिए। 90 नगर पुरातत्व स्थल राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं, ये भी एक बार छोड़ दीजिए। ठीक है, ये एक बार प्रश्न में नहीं था, चलो ठीक है। 90 नंबर देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति, राजस्थान में 1857 की क्रांति का विद्रोह कहाँ हुआ? राजस्थान में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखना, राजस्थान में बहुत जगह पर 1857 की क्रांति का विद्रोह था। राजस्थान में 6 जगह पर सैन्य छावनियां थी, जिसमें से सबसे बड़ा जो विद्रोह था वह कहां पर होता? कोटा के अंदर हुआ था। कोटा के अंदर कहते हैं कि 6 माह तक लगभग क्या चला था, क्रांति के टाइम में वो कोटा दुर्ग क्रांतिकारियों के अंडर में रहा था। और कोटा का शासक था जिसे बोलते हैं राम सिंह सेकंड के नाम से जानते हैं। राम सिंह सेकंड को नजरबंद करके क्या रखा था, कोटा के क्रांतिकारियों ने उसको कैद करके रखा था। तो राजस्थान में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाली क्रांति वाला स्थान कौन सा है? कोटा हो जाएगा। तो कोटा स्थान क्या है? ये 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा केंद्र है। अगला देखिए, अगला प्रश्न है राजस्थान कल्चर में, और इसके अंदर क्या है, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किसने किया था? अब याद रखना, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन है वह किसने किया था? तो इसके अंदर कतई ये कर्नल जेम्स टोड आपको नहीं करना है। अगर आपने टोड कर दिया तो आपका क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस हो जाएगा प्रश्न, यानी कि गलत हो जाएगा। तो इसका सही कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन साहब है, इन्होंने राजस्थानी भाषा का क्या किया था, सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। कर्नल जेम्स टोड ने तो क्या किया था, राजस्थान का इतिहास लिखा था। इसलिए राजस्थान इतिहास का जनक या फिर पितामह है वो किसको कहा जाता है? कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। ठीक है, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि राजस्थान में सामंतीय व्यवस्था पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध तरीके से लिखने वाला इतिहासकार कौन था? तो वह कौन सा था? कर्नल जेम्स टोड। हालांकि राजस्थान के इतिहास को सबसे पहले बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा था, लेकिन टोड ने क्या लिखा था, उसको क्रम वाइज, हर एक इतिहास को एक अलग अलग राज्यों के हिसाब से उसको एक क्रम वाइज तरीके से लिखा था। इसलिए कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक, पितामह या फिर फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसको मानते हैं? तो दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत वो याद रखना किसको मानते हैं? वह मानते हैं संत पिंपा जी को। संत पिंपा जी को मानते हैं। संत पिंपा जी के बारे में आप 3-4 बातें याद रखिएगा। संत पिंपा जी है, इनका जन्म तो कहां पर हुआ था? इधर गागरोन झालावाड़ में। लेकिन जो संत पिंपा जी के गुरु थे, गुरु रामानंद जी। संत पिंपा का जो प्रमुख राजस्थान में मंदिर बना वो तो कहां पर है? समदड़ी बाड़मेर और मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। संत पिंपा की जो गुफा है वो कहां पर है? वो तो गुफा हो जाएगी टोडा राय सिंह ग्राम टोंक के अंदर। और संत पिंपा की जो छतरी है वो कहां पर बनी है? गागरोन झालावाड़ के अंदर। क्योंकि संत पिंपा ये क्या थे? गागरोन के शासक थे और इनकी कुल 20 रानियां थी, इसलिए कुछ टाइम के बाद में इनको रियलाइज होता है कि ये दुनियादारी मोह है, इसके अंदर कुछ नहीं रखा है। ये फिर ज्ञान की प्राप्ति के लिए रामानंद जी के पास में शिक्षा दीक्षा लेते हैं और फिर ये क्या करते हैं, उनसे शिक्षा दीक्षा पढ़ने के बाद में राजस्थान में अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हैं। और इन्होंने जो पश्चिमी राजस्थान है इसको अपना केंद्र बना लिया था और कपड़े सेम करिए अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। इसलिए दर्जी समुदाय अपना क्या मानते हैं? इनको आराध्य संत मानते हैं। संत पिंपा के बारे में कथन है कि इन्होंने त्याग आपको सीखना तो है, किसके बारे में सीखिए? त्याग की भावना संत पिंपा से सीखिए। इसलिए कहावत चलती है, भक्ति हो तो किसकी जैसी? मीरा जैसी हो। भक्ति मीरा जैसी हो, त्याग पिंपा जैसा हो, और हठ हमीर जैसा हो, और मास्टर अभिषेक सर जैसा हो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से दर्जी समुदाय अपना आराध्य संत किसको मानती है? संत पिंपा को मानती है। तो अगला देखिए, बीकानेर के किस शासक ने बादशाह अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो वो शासक कौन सा हो जाएगा? राव कल्याणमल। बेसिकली क्या होता है, जो अकबर है वह 1570 के अंदर नागौर दरबार का आयोजन करता है। इसका मुख्य उद्देश्य था राजपूताना के राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करना। इसने एक क्या हुआ था, एक मिट्टी गोली दे दी थी कि क्या करेंगे, अपन राजस्थान के अंदर
जो अकाल पड़ गया था, इस अकाल राहत के लिए क्या करेंगे, कार्य करेंगे। ठीक है, ये क्या दे दी, मीठी गोली दे दी थी, जिसमें इसने आकर यहाँ नागौर के अंदर क्या किया था, एक शुक्र तालाब का निर्माण करवा दिया था। ये छोटा सा तालाब का निर्माण करवा दिया, जिससे क्या होते हैं, राजस्थान की रियासतों के अलग अलग प्रकार के राजा आ गए। तो आने के बाद में उनसे क्या पूछा, भाई आप मेरे अधीनता स्वीकार करोगे? तो लगभग राजाओं ने क्या कर दिया था, डन किया कर दिया था। इसीलिए बीकानेर का राजा कौन आया था, राव कल्याणमल। ये अपने दो पुत्रों को भी साथ में लेकर आता है, एक का नाम था राय सिंह राठौड़ और एक का नाम था जो पृथ्वीराज राठौड़ है। पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर क्या देता है, वह गागरोन की जागीर देता है, जिसके अंदर बैठ कर वेली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ की रचना होती है। इधर मारवाड़ से भी आते हैं चंद्रसेन जी और उनका भाई था उदय सिंह और राम सिंह। चंद्रसेन जी बीच के अंदर उठकर चले जाते हैं, उन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं की थी, लेकिन जो मारवाड़ का उनका छोटा भाई था उदय सिंह, जिसे मोटा राजा उदय सिंह के नाम से जानते हैं, वह मारवाड़ में क्या करता है, सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। इसलिए बीकानेर के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो वह हो जाएगा राव कल्याणमल। इसका सही आंसर है कल्याणमल। अगला देखिए, राजस्थान में मानसून विच्छेद की अवधि है। तो मैंने आपको बताया था राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम मानसून है, उसकी दो शाखाएं आती है, अरब सागरीय शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागरीय शाखा से राजस्थान के अंदर 10% वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से राजस्थान में 90% वर्षा होती है। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार बांसवाड़ा कहलाता है, और राजस्थान के अंदर जो सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान है वह तो माउंट आबू और जिला पूछे तो झालावाड़ हो जाएगा। तो राजस्थान के अंदर क्या होता है, जो मानसून विच्छेद या फिर मानसून प्रत्यावर्तन का काल है वह कौन सा महीना कहलाता है, वह कहलाता है अक्टूबर नवंबर। ये क्या होता है, लौटता हुआ मानसून। लौटता हुआ मानसून जब राजस्थान के अंदर वर्षा करता है तो उसको क्या बोलते हैं, मानसून विच्छेद बोला जाता है, या फिर मानसून प्रत्यावर्तन का काल। आपको पता होगा दीपावली के आसपास में क्या होती है, हल्की हल्की सर्दी पड़नी स्टार्ट हो जाती है, उसी क्या बोलते हैं, गुलाबी सर्दी बोला जाता है। तो उस टाइम में ये मानसून विच्छेद की क्रिया होती है, जो अक्टूबर नवंबर के अंदर होती है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कौन सा है, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य स्थित पठार कहलाता है। तो ये मैंने लास्ट एग्जाम में आपको बताया था, पठारों के अंदर 4 पठार आपको ये याद रखने होंगे। मेसा का पठार है, इसके ऊपर कौन सा दुर्ग स्थित है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। जो गंभीरी व बेड़स नदी को रोककर इसका निर्माण करवाया गया था, मेसा के पठार के ऊपर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। उपरमाल का पठार, उपरमाल का पठार कहां पर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। बिजोलिया भीलवाड़ा से लेकर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ के मध्य जो फैला हुआ पठारी क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं, पठार बोलते हैं। उड़िया का पठार, राजस्थान के अंदर सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, उड़िया का पठार। दूसरा कौन सा, आबू का पठार। उड़िया का पठार सिरोही जिले के अंदर है। सिरोही जिले के अंदर सबसे ज्यादा क्या ऊंची ऊंची चीजें है। सिरोही जिले के अंदर राजस्थान की सबसे ऊंची झील नक्की झील जो है, और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर जो कहां पर है, सिरोही में। राजस्थान की सबसे ऊंचा जो पठार है वो कौन सा है, उड़िया का पठार है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जो मंदिर है वह कौन सा हो जाएगा, वह अर्बुदा माता का हो जाएगा। ठीक है, वो भी कहां पर है, सिरोही में। तो उड़िया का पठार क्या है, ये हो जाएगा। अब बोराट का पठार, बोराट का पठार याद रखिएगा, गोगुंदा से कुंभलगढ़ के मध्य जो स्थित पठारी प्रदेश है उसे क्या बोलते हैं, बोराट का पठार बोला जाता है। भोमड़ का पठार अलग है, भोमड़ का पठार डूंगरपुर, बांसवाड़ा और जो उदयपुर जिलों के अंदर जो भोमड़ भील जनजाति निवास करती है उसे बोलते हैं भोमड़ का पठार। और जो बाखर पूर्वी सिरोही के अंदर जो तीव्र ढाल वाली पहाड़ियां होती है उसको क्या बोला जाता है, बाकर बोला जाता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बोराट का पठार। ये सबसे ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, राजस्थान के अंदर जल विभाजक का कार्य भी कौन करता है, बोराट का पठार। ये अरावली और बंगाल की खाड़ी के जो नदियां निकलती है उनको अलग करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। 4 चोटियां दे रखी है आपको। कमला चोटी आपको पता है उदयपुर के अंदर है। ठीक है, खो चोटी कहां पर आपको पता है, जयपुर के अंदर है। कुंभलगढ़ चोटी आपको पता है कहां पर है, राजसमंद के। लेकिन सायरा चोटी कहां पर है, सिरोही के अंदर है, नहीं हो जाएगी। इसलिए कौन सा इसका असुमेलित कथन है। आपको पता है राजस्थान के अंदर अरावली 3 प्रकार से ऊंचाई के आधार पर वर्गीकरण, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, रघुनाथगढ़ चोटी, 1055 मीटर ऊंचाई है, जो जयपुर जिले के अंदर स्थित है। दूसरी चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, मध्य अरावली की मेरिया जी चोटी। ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितनी, जो किस जिले के अंदर स्थित है, अजमेर में। और दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटियों में गुरु शिखर, शेर, दिलवाड़ा, जरगा वगैरह है। तो गुरु शिखर राजस्थान की भी सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। तो इसलिए इसके अंदर असुमेलित कथन कौन सा है, सायरा चोटी है। ये सिरोही में नहीं, ये उदयपुर जिले में पड़ती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म है। तो आपको अंतर्वर्ती पूछे, अंतर्वर्ती जिलों का मतलब होता है ऐसे जिले जो न तो किसी प्रकार के देश से सीमा बनाते हो, न किसी प्रकार के राज्य से सीमा बनाते हो। तो ऐसे राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, पुराने हिसाब से बता रहा हूं आपको, 8 जिले हैं। तो 8 जिले क्या राजस्थान के अंदर है, जो किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते। तो उसमें सबसे पहला कौन सा हो जाएगा, जोधपुर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हो जाएगा नागौर, और तीसरा हो जाएगा पाली, चौथा हो जाएगा राजसमंद, पांचवा हो जाएगा इधर ये दौसा, समोसा नहीं दौसा, एक हो जाएगा टोंक, एक हो जाएगा बूंदी, और एक हो राजसमंद हो गया, बूंदी, और उसके बाद में नागौर, पाली, राजसमंद, दौसा, टोंक, बूंदी। एक कौन सा रह गया, जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, पाली हो गया, राजसमंद हो गया, बूंदी हो गया, टोंक है,
दौसा है, और भी एक जिला और है, वो भी माइंड में नहीं आ रहा। चलो ठीक है ठीक है। तो निम्नलिखित में से अंतर्वर्ती जिलों का सही युग्म, इसमें प्रतापगढ़ आपको पता है ये नहीं होगा। प्रतापगढ़ किससे सीमा बनाता है? इधर है, मध्य प्रदेश से बनाता है। करौली, करौली नहीं होगा अंतर्वर्ती में। इसमें भीलवाड़ा, भीलवाड़ा सीमा बनाता है, ये भी नहीं होगा। राजसमंद, टोंक और जोधपुर, ठीक है, ये किसी भी प्रकार की सीमा नहीं बनाते, तो ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला देखिए, ये है कल्चर से रिलेटिव प्रश्न है, नृत्य से। चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से हो जाएगा? तो देखिए, आपको एक ट्रिक पढ़ाई थी मैंने, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में, भीलों की गौरी गेरों के युद्ध में नेजा लेकर वह लट लेकर द्विचक्री घूमी, तो उसके अंदर द्विचक्री घूमी, तो चक्री नृत्य है वह किसका नृत्य हो जाएगा? भीलों का नृत्य हो जाएगा। ठीक है, तो चक्री नृत्य भीलों का है। भीलों के दो नृत्य मुख्य आपको याद रखने हैं, एक तो याद रखना है गेर नृत्य, और एक नृत्य आपको कौन सा याद रखना है? गौरी नृत्य। गौरी नृत्य शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है, और राजस्थान के अंदर सबसे लंबा चलने वाला क्या कहलाता है? नृत्य कहलाता है, जो 40 दिनों तक चलता है। ठीक है, तो चक्री नृत्य का संबंध किससे? भील जनजाति से। तो लास्ट आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें 4 मंदिर दे रखे हैं। कालिका माता का मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, ये बात सही है। ठीक है, जीण माता का मंदिर, जीण माता का मंदिर जालोर में नहीं है। जीण माता का मंदिर तो कहां पर हो जाएगा? जीण माता का मंदिर हो जाएगा अडावला की पहाड़िया रेवसा सीकर के अंदर। केला देवी का मंदिर करौली में, ये बात सही है। जम्बुवाई माता का मंदिर जयपुर में, और जयपुर का जो कछवा राजवंश था उसकी जो कुल देवी माता कौन सी कहलाती है? जम्बुवाई माता, जिसका मंदिर का निर्माण वह किसने करवाया था? कछवा राजवंश के संस्थापक दुल्हे राय, धोले राय या फिर तेजकरण को कहा जाता है, जिसने जम्बुवाई माता का निर्माण करवाया था। जो जयपुर का कछवा राजवंश है उसकी कुल देवी कहलाती है, और आराध्य देवी कौन कहलाती है? शिला देवी कहलाती है, जिसकी मूर्ति लेकर आया था मिर्जा राजा मान सिंह। तो इस प्रकार से हमने मित्रों एक एक करके सारे प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। मैं उम्मीद व आशा करता हूँ सभी लोगों को ये चीज पसंद आई होगी, और सभी को ये ठीक है, ये जो व्याख्या की है वो आपको एग्जाम के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में जुड़ने के लिए। आपका जो अगला टेस्ट है उसका इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे? वीडियो का सोल्यूशन करेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। वैसे तो गुड मॉर्निंग हो गई है, ठीक है, 1-1:30 का टाइम हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद।